वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के पास नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की गोलाबारी से सेना का एक जवान शहीद हो गया है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान लगातार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इस साल अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद सिपाही लक्ष्मण जोधपुर के रहने वाले थे। हालांकि जवानों ने भी इस गोलाबारी का करारा जवाब दिया। सेना ने बताया कि लक्ष्मण एक बहादुर, प्रेरणादायी और समर्पित जवान थे। देश उनकी शहादत और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा को हमेशा याद रखेगा। आईआईटी कानपुर ने एक नई चीज बनाई है। दरअसल आईआईटी कानपुर ने अब एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना लिया है जिसकी मदद से सेना के किसी भी कठिन मिशन को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण भारतीय सेना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साथ ही मुश्किल वक्त में इसका इस्तेमाल मेडिकल किट और रेस्क्यू के लिए भी किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका वजन सिर्फ 4 किलो है। जानकारी के मुताबिक इसे आईआईटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर अभिषेक की देखरेख में तैयार किया गया है। यह हेलीकॉप्टर बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े शो एरो इंडिया 2021 के दौरान आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंड्योर हेलीकॉप्टर भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आईआईटी कानपुर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 4 किलो का हल्का हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है जो कि सेना की काफी मदद करने वाला है। प्रोफेसर अभिषेक के मुताबिक रेस्क्यू व सेना को ध्यान में रखकर इसमें विशेष कैमरे लगाए गए हैं जो सेंसर से जुड़े हैं। ये 15 किलोमीटर की दूरी से भी वीडियो डेटा आसानी से भेज सकता है। इसमें क्राउड मॉनिटरिंग के लिए सेंसर लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर अन्य की तरह लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं करेगा। वर्टिकल टेक ऑफ व लैंडिंग कर किसी भी स्थान से आसानी से उड़ान भर सकेगा। ये -20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच आसानी से काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से भी आसानी से किया जा सकता है। एरो इंडिया 2021 में कावेरी इंजन का नया लुक सामने आया, लेकिन ये इंजन कावेरी इंजन का डेरिवेटिव है। भविष्य में अनमैन्ड कॉम्बैट स्टील्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्तमान में कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी कि कावेरी ड्राई का इस्तेमाल किया जाएगा। जीटीआरई के अनुसार 2021 के लिए एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो कावेरी डेरिवेटिव इंजन को 2024 तक इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि IFR सर्टिफिकेशन एयरवर्थनेस सर्टिफिकेशन के बराबर ही माना जाता है, जो कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन को एयरक्राफ्ट में परीक्षण करने की अनुमति दे सकता है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन में आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होगा और ये 47 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास उत्पन्न करेगा, जो कि एक UCAV को पावर देने के लिए पर्याप्त है। जीटीआरई के अनुसार कावेरी इंजन डेरिवेटिव का जो वेट है वो करीबन 1180 किलोग्राम होगा। LCA विमान के LSP-3 प्रोग्राम को गति देने के लिए उत्तम आइसा फायर कंट्रोल रडार के साथ इसे एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड किया गया है ताकि इसे तेजस MK1 पर भी उपलब्ध कराया जा सके। आपको बता दें कि LSP-2 पहला विमान था जो उत्तम आइसा FCR से लैस था। LSP-3 को एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट यानी कि EW सूट से भी लैस किया जा रहा है, जो कि डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है, जो एवियोनिक्स और लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली में विशेषज्ञता वाली प्रयोगशाला है। तेजस PV-1 लड़ाकू विमान को EW सूट का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब विमान को रिटायर कर दिया गया है। LSP-3 का इस्तेमाल आगे के लिए ठीक ट्यूनिंग के लिए किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल LCA AF MK2 प्रोग्राम के लिए किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जहां एक तरफ एरो इंडिया शो 2021 चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत का चीन के साथ तनाव अभी भी बरकरार है। इस बीच एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया जी ने कहा कि राफेल की तैनाती के बाद चीनी कैंप में खलबली है। वायुसेना के चीफ ने कहा कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के करीबी क्षेत्रों में अपना J-20 लड़ाकू विमान तैनात किया था, लेकिन जब हम इस क्षेत्र में राफेल लेकर आए तो वो पीछे चले गए। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है और सब इस बात पर निर्भर करता है कि बातचीत कैसे चलती है। जितनी फोर्स की जरूरत है हमने तैनात की है। हमारी तरफ से बातचीत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अगर पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होती है तो अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई नई स्थिति पैदा होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने सीमा पर सेना की पर्याप्त तैनाती की है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना 125 अगली पीढ़ी के AMCA के लिए एक आदेश पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि पहले 2 AMCA स्क्वाड्रनों को 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट के वर्तमान जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के द्वारा संचालित किया जाएगा, जबकि फॉलो ऑन 5 स्क्वाड्रनों को 125 किलो न्यूटन के उच्च गति के साथ एक स्वदेशी पावर प्लांट से लैस किया जा सकता है। वर्तमान योजनाओं के तहत AMCA प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2027 में होगी और 2029 तक इसका फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। AMCA परियोजना को 2027 तक उड़ान भरने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसे भारतीय वायुसेना के द्वारा वेरी टाइट के रूप में परिभाषित किया गया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का इरादा है कि लड़ाकू विमानों के पहले 2 स्क्वाड्रन को एक इंपोर्टेड इंजन के द्वारा संचालित किया जाएगा, जबकि शेष 5 को स्वदेशी रूप से पावर दी जाने की संभावना है। इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी AMCA को विकसित करने के लिए कथित तौर पर HAL और ADA के साथ सहयोग से क्रूशल लेवल पर काम कर रही है। इससे पहले रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि AMCA के 6 स्क्वाड्रन शुरू में योजनाबद्ध हैं। पहली उड़ान 2024-2025 में होने की उम्मीद है। इसके बाद कुछ और परीक्षण भी किए जाएंगे। AMCA एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्वदेशी आईसा रडार के साथ स्टेल्थ ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। 2018 में प्रोटोटाइप डिजाइन और R&D के लिए $60 मिलियन का आवंटन किया गया था। AMCA के पास कॉम्प्लेक्स एस शेप्ड सर्पेंटाइन इंटेक्स होंगे। ये टरबाइन के ब्लेड को इंजन में छिपाते हैं, जो कि एक प्रमुख स्टिल फीचर होता है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में नए टाइप 15 लाइट वेट मेन बैटल टैंक्स को शामिल किया है। पठारी युद्ध में विशेषज्ञता वाले उन्नत टैंक पहले से ही तिब्बत सैन्य कमान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीन के सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि कमीशन के बाद इन टैंकों को युद्धाभ्यास के लिए 4300 मीटर की ऊंचाई पर ठंड के क्षेत्र में भेज दिया गया है, ताकि वे तेजी से युद्ध क्षमता बना सके। टाइप 15 की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। कवच पैकेज के आधार पर इसका वजन 33 से 36 टन के बीच होता है। ये थर्मल स्लीव और फ्यूम एक्सट्रैक्टर और 40 mm की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और 12.7 mm मशीन गन से लैस है। टाइप 96 और टाइप 99 की तुलना में कम ऑक्सीजन स्तर वाले उच्च गति वाले क्षेत्रों में ये टैंक बेहतर गतिशीलता का दावा करते हैं। टाइप 15 टैंक संचालित करने के लिए काफी आसान और लचीला है। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगले कुछ सालों में कुछ ऐसे स्वदेशी ड्रोन बनाने की प्रक्रिया में है जो अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ सकें, और भारत लगातार इस तरह के ड्रोन्स पर काम कर रहा है, जो कि अगले 3 से 5 सालों के बीच भारतीय सेनाओं में शामिल कर लिए जाएंगे। ये जो ड्रोन है उसको इन्फिनिटी नाम दिया गया है और ये सौर ऊर्जा से चलता है। इसे पूरी तरह से डिजाइन कर लिया गया है। ये 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन भारत के ड्रोन वॉरफेयर प्रोग्राम कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का अहम हिस्सा होगा। इस ड्रोन का निर्माण HAL बेंगलोर की स्टार्टअप न्यू स्पेस के साथ मिलकर कर रही है। ये स्टार्टअप कंपनी कटिंग एज ड्रोन तकनीक पर काम करती है। इस प्रोग्राम से करीब में काम कर रहे एक सूत्र ने बताया कि भविष्य की युद्धक आवश्यकताओं के मद्देनजर हवा में काम करने वाले अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों का पूरा इस्तेमाल करने का अगला चरण इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के आधार पर तय होगा। इस ड्रोन में अलग अलग तरह के सेंसर लगे हुए हैं, जिसमें कि सिंथेटिक अपर्चर रडार भी शामिल है। इन्फिनिटी हवा में उड़ने वाले दुश्मन के क्षेत्र के अंदर स्थित टारगेट पर नजर रखेगा और अटैक मिशन को अंजाम देगा, और अटैक मिशन को अंजाम देने वाले दूसरे भारतीय ड्रोन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। इन्फिनिटी अटैक करने वाले ड्रोन्स के साथ एक लाइव वीडियो फीड भी भेजेगा। नीचे ग्राउंड पर मॉनिटरिंग स्टेशन तक रिले करने की भी क्षमता रखता है। इससे मानव रहित ड्रोन अटैक के मिशन में विजुअल कंफर्मेशन मिलने में आसानी होगी। HAL का ये भी कहना है कि इन्फिनिटी ड्रोन बस मिलिट्री ऑपरेशन में सहायक नहीं होगा, बल्कि आपदा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी और प्राकृतिक स्रोतों के प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं के लिए भी अपने इंफ्रारेड और इमेजिंग पेलोड तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकेगा। आपको बता दें कि एक सामान्य सैटेलाइट को बनाने, लॉन्च करने और उसे ऑपरेट करने में जितनी लागत लगती है, उससे काफी कम में ऑपरेशनल कॉस्ट पर बना इन्फिनिटी जैसा सिस्टम 4G 5G सेवाओं को और बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें काफी हद तक सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को जमीन से आकाश में शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान जहां रोता रहता है, अब उसने इस बात का दावा किया है कि उसने परमाणु हमला करने में सक्षम गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक 700 किलोमीटर तक के परमाणु वॉरहेड के अलावा पारंपरिक आयुध को ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि जनवरी के आखिरी में पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने एक बयान जारी कर बताया है कि आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की वार्षिक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान ये टेस्ट किया गया है। हालांकि सेना ने ये नहीं बताया कि ये परीक्षण कहां आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि अगस्त 2019 के आखिरी हफ्ते में भी पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया था। गजनवी मिसाइल को हद 3 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को ट्रक या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।